नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रोएशिया की राजधानी ज़ाग्रेब पहुंचे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की क्रोएशिया की ये पहली यात्रा, द्विपक्षीय संबंधों में एक नया अध्याय। ईरान इजरायल संघर्ष का छठे दिन में प्रवेश। इसराइल ने ईरान के आंतरिक सुरक्षा मुख्यालय को नष्ट करने का दावा किया। ईरान के सर्वोच्च नेता ने आत्मसमर्पण न करने का संकल्प लिया। भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया। सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध, लागत प्रभावी यात्रा की अनुमति देने के लिए फास्टैग आधारित वार्षिक पास की सुविधा शुरू करेगी। चुनाव आयोग ने मतदाता कार्ड की डिलीवरी के लिए 15 दिन की अवधि की घोषणा की। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत आने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारी ग्रेच्युटी लाभ के लिए पात्र होंगे। और भारतीय एनिमेशन फिल्म देसी ऊन ने फ्रांस में एनएसई इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में जूरी पुरस्कार जीता। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्रोएशिया की राजधानी ज़ाग्रेब पहुंचे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की क्रोएशिया की ये पहली यात्रा है। ये ऐतिहासिक यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में एक नया अध्याय है। क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रे प्लेंकोविच ने हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी की। श्री मोदी का पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ स्वागत किया गया। अधिक जानकारी के लिए चलते हैं ज़ाग्रेब में मौजूद हमारे संवाददाता संजीव के पास। जी संजीव, प्रधानमंत्री आज क्रोएशिया पहुंचे हैं, क्या ताज़ा जानकारी है उनकी यात्रा से जुड़ी हुई आपके पास? जी विशाल, भारत और क्रोएशिया के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ताएं बांस की डोरी जो क्रोएशियाई प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास है वहां पे चल रहा है। इससे पहले दिन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भव्य स्वागत के साथ हुई, जहां उन्हें जी क्रोएशिया स्वागत उनका किया। जी संजीव, हम आपसे समाचार बुलेटिन में आगे भी संपर्क करने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविच के साथ उनके आधिकारिक निवास पर प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वे महत्वपूर्ण सहयोग और बहुपक्षीय मुद्दों पर बातचीत कर सकते हैं। वार्ता के बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके बाद दोनों नेता मातृभूमि के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और शहर के केंद्र का दौरा करेंगे, जो लोगों के बीच बढ़ते संबंधों का प्रतीक है। ईरान ने चेतावनी दी है कि इसराइल के साथ उसके संघर्ष में अमेरिका के किसी भी हस्तक्षेप से क्षेत्र में पूर्ण युद्ध छिड़ने का जोखिम होगा, क्योंकि दोनों पश्चिम एशियाई विरोधियों ने लगातार छठे दिन विनाशकारी हमले किए हैं। ये चेतावनी तब आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग की है और क्षेत्र में अतिरिक्त अमेरिकी सैन्य साजोसामान की तैनाती की है। इसराइल ने ईरान के आंतरिक सुरक्षा मुख्यालयों को नष्ट करने का दावा किया है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने चेतावनी दी है कि ईरान के खिलाफ किसी भी अमेरिकी हमले के गंभीर परिणाम होंगे। राष्ट्र के नाम टेलीविजन संबोधन में उन्होंने कहा कि ईरान थोपे गए युद्ध के खिलाफ मजबूती से खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि ईरान आत्मसमर्पण नहीं करेगा। सुनते हैं एक रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने इस बात की पुष्टि की है कि इजराइल के हवाई हमलों में ईरान के करंज और तेहरान परमाणु अनुसंधान केंद्र की 2 प्रमुख परमाणु संवर्धन इकाइयों को नुकसान पहुंचा है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने चेतावनी दी है कि युद्ध में अमेरिका की किसी भी तरह का हस्तक्षेप पूरे क्षेत्र को युद्ध की चपेट में ले लेगा। इस युद्ध के कारण ईरान में बड़े पैमाने पर नागरिक विस्थापित हो रहे हैं। हजारों लोग तेहरान से जा रहे हैं। राजमार्गों पर भारी जाम लग गया है। बड़े पैमाने पर इमारतों को नुकसान होने और लोगों के घायल होने की खबरें आ रही हैं। दूसरी ओर इजराइल के कई शहरों में हवाई हमलों की चेतावनी देने वाले सायरन बज रहे हैं। बेन गुरियन हवाई अड्डा बंद है और अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास ने फिलहाल अपना काम बंद कर दिया है। ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष का खतरा खाड़ी देशों पर भी मंडराने लगा है। दुबई और अन्य शहर हाई अलर्ट पर हैं ताकि किसी भी संभावित खतरे से निपटा जा सके। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने युद्ध के कारण स्वदेश नहीं लौट पाने वाले ईरानी नागरिकों के लिए वीजा अवधि में छूट दी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
जी, और एक बार फिर चलते हैं क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब, जहां हमारे संवाददाता मौजूद हैं संजियो और प्रधानमंत्री की यात्रा को कवर कर रहे हैं। जी संजियो, भारतीय प्रधानमंत्री की, किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की क्रोएशिया की ये पहली यात्रा है। कितनी महत्वपूर्ण यात्रा आप इसको मानते हैं? हेलो। जी विशाल, ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। देखिए विशाल, अभी प्रतिनिधि मंडल की वार्ता चल रही है और इसमें तकनीकी, कृषि, शिक्षा और संस्कृति को लेकर समझौते होंगे। इस प्रतिनिधि मंडल की वार्ता के बाद विशाल, भारत जो है इस साल के अंत तक जो भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार समझौता है उसको अंतिम रूप देना चाहता है। उस दिशा में जो क्रोएशिया है उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी और उसी दिशा में साइप्रस भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होगा। इसीलिए प्रधानमंत्री साइप्रस और फिर कनाडा के बाद अब क्रोएशिया आए हैं। विशाल, जो है क्रोएशिया है इसने हमेशा भारत को समर्थन किया है, चाहे वो आतंकवाद का मुद्दा हो या जो यूएनएससी है उसमें परमानेंट सीट की बात हो। तो इन दोनों के बीच जब ये संबंध प्रगाढ़ होंगे तो न केवल दोनों देशों के आपसी संबंध, बल्कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न संस्थाएं हैं वहां पर भी दोनों बेहतर सहयोग कर पाएंगे। जी विशाल। जी संजीव, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत ने ईरान और इसराइल के बीच चल रहे संघर्ष के कारण बिगड़ते हालात को देखते हुए ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। अभियान के पहले चरण में तेहरान में भारतीय दूतावास ने कल उत्तरी ईरान से 110 भारतीय छात्रों को निकाला और उन्हें सुरक्षित आर्मेनिया भेजने में मदद की। ये छात्र सड़क मार्ग से आर्मेनिया की राजधानी येरेवन पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि ये छात्र कल तड़के एक विशेष उड़ान से नई दिल्ली पहुंचेंगे। तेहरान में भारतीय दूतावास के आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर हैं +989128109115 और +989128109109। व्हाट्सएप के लिए हेल्पलाइन नंबर है +989010445557। विदेश मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में स्थापित नियंत्रण कक्ष के हेल्पलाइन नंबर हैं 800118797। इसके अलावा +911123012113। सरकार इस वर्ष 15 अगस्त से 3,000 रुपए की कीमत वाले फास्टैग आधारित वार्षिक पास की शुरुआत करेगी। इससे देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध और किफायती यात्रा संभव होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी। सरकार ने जो निर्णय किया है वो बहुत बड़े प्रमाण पर जनता को राहत देने वाला है, जिसमें 3,000 रुपए में जो पास है साल भर का, उसकी अगर टोल पे किया जाएगा तो उसकी कीमत कम से कम 10,000 से ज्यादा रुपए का टोल देना पड़ता था, वो केवल 3,000 रुपए में होगा। और ये जो वैलिडिटी है 1 साल में 200 ट्रिप वो क्रॉस कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक ट्रिप मीन्स एक टोल को क्रॉस करना। इसका फायदा ये होगा कि 200 ट्रिप्स यानी 200 टोल क्रॉस करना होगा और एक टोल क्रॉसिंग की एवरेज कॉस्ट केवल 15 रुपए पड़ेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को विश्व भर में मनाया जाएगा। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्राचीन भारतीय परंपरा से लेकर वैश्विक आंदोलन तक योग के विकास पर एक विशेष फीचर लेकर आया है। योग का इतिहास भारत की प्राचीन सभ्यता में गहराई से निहित है। यह सिंधु सरस्वती घाटी संस्कृति के आरंभ में एक आध्यात्मिक अभ्यास के रूप में शुरू हुआ और धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार की दिशा में एक अनुशासित मार्ग के रूप में विकसित हुआ। कई वर्षों तक विद्वानों का मानना था कि योग की उत्पत्ति बौद्ध धर्म के उदय के दौरान लगभग 500 ईसा पूर्व हुई थी। हालांकि सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता से प्राप्त पुरातात्विक खोजों से पता चलता है कि योग बहुत पुराना है। समय के साथ यह अभ्यास एक समृद्ध अनुशासन के रूप में विकसित हुआ। यह वेदों, उपनिषदों और बाद में पतंजलि के योग सूत्रों में प्रवाहित हुआ। महाभारत के योग के गहरे संदर्भों से लेकर स्वामी विवेकानंद और PKS अयंगर जैसे महान गुरुओं द्वारा 19वीं और 20वीं सदी के पुनरुद्धार तक
योग एक प्राचीन परंपरा से एक सार्वभौमिक अनुशासन में बदल गया। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में प्रस्तावित किया था। इस प्रस्ताव को भारी समर्थन के साथ अपनाया गया। तब से दुनिया भर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस सप्ताह हम 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। इस वर्ष की थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, जो एकता और कल्याण का संदेश देती है। योग किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति या राष्ट्रीयता के भेदभाव के बिना स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन जीने का मार्ग प्रदान करता है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती। निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में तेजी लाने का फैसला किया है। इसके लिए एक नई मानक संचालन प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके तहत मतदाता सूची में नए मतदाताओं को शामिल करने या मौजूदा मतदाताओं के किसी भी विवरण में बदलाव के साथ ही नया पहचान पत्र 15 दिनों के भीतर उपलब्ध करा दिया जाएगा। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि एकीकृत पेंशन योजना के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारियों को अब सेवानिवृत्ति और मृत्यु की स्थिति में ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। एनडीए सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि ये नई व्यवस्था राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत सभी श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा देने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। जितने भी प्रशासनिक सुधार पिछले 11 वर्षों में हुए, वो केवल गवर्नेंस तक सीमित नहीं रहे, उनका बहुत दूरगामी प्रभाव रहा सामाजिक, आर्थिक भी। इसी तरह से उनके पीछे टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करते हुए ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ गवर्नेंस का प्रयास रहा। फिल्म निर्माता सुरेश एरियात की एनिमेशन फिल्म देसी ऊन ने फ्रांस में एनएसई इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म के लिए जूरी सम्मान जीतकर भारतीय एनिमेशन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई है। हाल ही में मुंबई में आयोजित वर्ल्ड ऑडियो, वीडियो और एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 में इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब दिया गया। एनएसई सम्मान के अलावा फिल्म को फिल्म क्राफ्ट लायंस श्रेणी में कांस लायंस 2025 में भी चुना गया है। ये भारत के एनिमेशन उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में एनिमेशन फिल्म के निर्देशक सुरेश एरियात ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि वेव्स 2025 की जीत ने पूरे क्रिएट इन इंडिया चैलेंज को प्रेरित किया। It has really amazing contributions from artists like Swanand Kirkire, Rajat Dholakia, Rasool Pokuti, who won the Oscar. We had a great team working together, and we had to actually go to the pastures and understand how the shepherds and the sheep live to really have authentication of how their lifestyle is, and that we could reflect back into the film. और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब पहुंचे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की क्रोएशिया की ये पहली यात्रा, द्विपक्षीय संबंधों में एक नया अध्याय। ईरान इस्राइल संघर्ष का 6ठे दिन में प्रवेश। इस्राइल ने ईरान के आंतरिक सुरक्षा मुख्यालय को नष्ट करने का दावा किया। ईरान के सर्वोच्च नेता ने आत्मसमर्पण न करने का संकल्प लिया। भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया। सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध, लागत प्रभावी यात्रा की अनुमति देने के लिए फास्टैग आधारित वार्षिक पास की सुविधा शुरू करेगी। निर्वाचन आयोग ने मतदाता कार्ड की डिलीवरी के लिए 15 दिन की अवधि की घोषणा की। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत आने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारी ग्रेच्युटी लाभ के लिए पात्र होंगे। और भारतीय एनिमेशन फिल्म देसी ऊन ने फ्रांस में एनएसई इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में जूरी पुरस्कार जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।